Hello students, welcome to Shraddha Group of Institutions. Today we are going to discuss mains paper of 2026 conducted on morning shift of 23rd January. So फिजिक्स का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1. तो ये एक सर्किट है, इसमें कैपेसिटेंस निकालना है. कैपेसिटेंस हमको अननोन है, रेजिस्टेंस है 100 ओम, इंडक्टेंस है 20 हेनरी and current is given as I is I naught sin omega t, V is V naught sin omega t, ओमेगा है 100 रेडियन. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है. यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो करंट है वोल्टेज के फेज में है, यानी कि सिस्टम रेजोनेंस में है. तो रेजोनेंस में होने का मतलब कि जो हमारा कैपेसिटिव है, यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस. तो इसको हमको इक्वेट कर लेना है. So let us see the solution. So we see that the current is in phase with the voltage, thus the circuit is in resonance. तो सर्किट रेजोनेंस में होने के चलते XC जो है इक्वल टू XL हो जाता है. XC मतलब 1 बाई ओमेगा C दैट इज इक्वल टू ओमेगा L, यानी C हमको निकालना है दैट इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा स्क्वायर L. ओमेगा का वैल्यू हमारा 100 दिया हुआ है, 100 होल स्क्वायर इंटू 20. इंडक्टेंस हमारा 20 हेनरी है. सो इसका वैल्यू आ गया 5 माइक्रोफराड. यानी कि ये क्वेश्चन में हमको केवल यही इंफॉर्मेशन को यूज करना था कि रेजोनेंस है. तो रेजोनेंस के लिए यहाँ पर दिया हुआ था कि ये करंट और ये वोल्टेज फेज में है, और उस समय जब रेजोनेंस होगा तो XC इज इक्वल टू XL होगा. इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन था. ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. तो ऑल द सिलेंड्रिकल रॉड्स, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल रॉड्स का स्क्वायर बनाया गया है. तो हैव द सेम क्रॉस सेक्शन R, रेडियस जो है R है, मास ऑफ ईच रॉड इज m/4 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y डैश एक्सिस निकालना है. तो इसमें हमको रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला केवल जानना है. इसी का अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो क्वेश्चन स्किप करना पड़ जाएगा. इसलिए फॉर्मूलाज को याद रखना जरूरी है. तो ये हमारा रॉड है और ये सॉलिड है, दैट इज रेडियस R दिया है, लेंथ L दिया है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y डैश एक्सिस जो होगा वो हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस mr स्क्वायर बाई 4. याद रखने का एक अच्छा तरीका है कि अगर L को 0 कर देते हैं, यानी कि इसको डिमिनिश करेंगे, तो ये एक डिस्क हो जाएगा और उसका डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 4. और मान लीजिए R को हम डिमिनिश कर दिए तो ये एक सिलेंडर रॉड हो गया जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट होता है ml स्क्वायर बाई 12. इस तरीका से ये फॉर्मूला को याद रखना है. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x डैश एक्सिस जो है mr स्क्वायर बाई 2 होगा. अब हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमारा एक 4 रॉड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस निकालना है. तो हम पहला ये 2 रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं. तो ये रॉड जो है, इस डायग्राम से यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए, ये क्या फॉर्मूला आएगा. तो ये फॉर्मूला फर्स्ट वाला यूज करेंगे, तो दैट इज 2 टाइम्स. तो 2 टाइम्स ये एक नीचे और ऊपर दोनों का रॉड जो है 2 टाइम्स ml स्क्वायर बाई 12 प्लस mr स्क्वायर. यहाँ पे स्मॉल m जो है मास ऑफ रॉड हम ले लिए हैं. और नेक्स्ट अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये जो रॉड है अबाउट दिस पॉइंट, तो अबाउट इट्स एक्सिस निकालेंगे, फिर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे. तो हम यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बेसिकली ये डिस्टेंस हो जाता है, लेकिन हमको ये R जो है स्मॉल है, ये डिस्टेंस हम L/2 लेंगे. यानी ये जो फॉर्मूला हो गया, ये एक्सिस जो हो गया सिलेंडर का एक्सिस दैट इज mr स्क्वायर बाई 2, प्लस यहाँ से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे. तो ये डिस्टेंस हम L/2 ले रहे हैं, ये R स्मॉल कंपेयर टू L है. तो ये दोनों को ऐड किए तो इसका हो गया m/3 ml स्क्वायर प्लस 3/2 mr स्क्वायर. नाउ m जो है ये रॉड का मास है जो कि कैपिटल M/4 दिया था, तो इसको हम m के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट किए, हमारा ये आंसर आ गया जो कि ऑप्शन 4 है. ओके, तो ये हमारा प्रॉब्लम था. नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में A एंड B आर आइडेंटिकल पॉइंट मासेस. तो हमारा A एक आइडेंटिकल पॉइंट मास है, B है, और ये एक
इस तरह का लूप है, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन है। नाउ एक 1 मीटर का स्ट्रिंग में 60 डिग्री पे जो है इसको हम रिलीज करते हैं तो ये इससे इलास्टिक कोलिजन होता है। क्वेश्चन में पूछा गया कि आर कितना हो, ये यहां से इस तरह से कंप्लीट एक इस जगह रिलीज हो जाए। तो A and B are identical masses. A is released shown in the diagram at an angle 60 degree from vertical. Find R. R निकालना है so that B is able to reach the point C. तो ये हमारा सिचुएशन है। तो इसमें हमको फॉर्मूला ये यूज करेंगे कि मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम required so that it completes the circle is √5GR। तो देखिए ये L है 1 मीटर का 60, तो ये यहां से यहां पे कोलिजन हुआ। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकालेंगे ये किस वेलोसिटी से टकराया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का लॉस जो हुआ है mgl 1 माइनस cos थीटा, वो कन्वर्ट हो गया है इसका किनेटिक एनर्जी हाफ mv² में। तो हमारा v² जो हो गया Lg के बराबर हो गया। नाउ ये कोलिजन के बाद रेस्ट में आ गया रेड वाला बॉल, और जो ब्लू बॉल है वो इस पाथ से ऐसे होते हुए यहाँ पर जाके इधर से फिर गिर जाएगा। तो इस पाथ से ये पाथ को निगोशिएट करे तो हमारा एक बेसिक फार्मूला याद होगा, वो है √5GR। इतना वेलोसिटी देंगे तो ये यहाँ सर्किल कंप्लीट कर जाएगा, यहाँ कहीं पर भी कांटेक्ट छोड़ेगा नहीं। अगर यहाँ तक आ गया तो इसको भी वो मेंटेन कर लेगा। तो टू कंप्लीट द सर्किल V इज इक्वल टू √5RG। तो √5RG जो है हमारा V हो गया, v² जो है Lg हो गया, यानी Lg इज √5RG। तो R का वैल्यू L/5, L है 1 मीटर यानी 1/5 हो गया। हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1। ओके, कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो यहां पर दो मास है M and 2M, और ये एक मासलेस रॉड से कनेक्टेड है, और ये सिस्टम अबाउट दिस ओमेगा से घूम रहा है। तो मास दिया हुआ है M and 2M and they are connected by a rod of length D, यानी कि ये लेंथ D है। If the angular momentum about the axis passing through center of mass and perpendicular to the length is L, यानी कि अबाउट दिस घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम L दिया हुआ है। तो ओमेगा का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में पूछ रहा है, और ये भी दिया है कि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो हम लोग पहले देखते हैं सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। तो हमारे पास सिचुएशन ये है, M है और ये 2M है। M 2M इस तरह से घूम रहा है, तो M जो है यहाँ पर वो यहाँ से 2D/3 हो जाएगा डिस्टेंस पे। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, यहाँ से अगर ये मास M1 है, M2 है, ये डिस्टेंस R है, तो ये R1 जो हो जाएगा वो दिस मास दैट इज M2 इंटू R/M1 प्लस M2 फॉर्मूला होता है। और दूसरा ये डिस्टेंस अगर ये मास M2 है तो R2 जो हो जाएगा M1 टाइम्स R/M1 प्लस M2 फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी सिस्टम का। तो उस फॉर्मूला से ये 2D/3 है, ये D/3 है। अब ये घूमने लगा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो हमारा L इज इक्वल टू mr² इंटू ओमेगा। तो इससे का पहले कैलकुलेट करते हैं। दिस इज M इंटू ये डिस्टेंस है mr² मीन्स 2D/3 होल स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस दिस मास इंटू R², ये डिस्टेंस है D/3 R² इंटू ओमेगा। तो हमारा ये हो गया 4md² ओमेगा/9, ये हो गया 2md² ओमेगा/9। तो हमारा L निकल गया यहाँ से 2m ओमेगा d²/3। हमको क्वेश्चन में ओमेगा पूछा है दैट इज 3l/2d²। हमारा ऑप्शन हो गया 1। ओके, कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ two media of refractive indices N1 and N2 have plane interface. In the first medium speed of light दिया हुआ है and in the second medium it is 2.8 into 10 to the power 8 meter per second. Find the critical angle when light waves travel from first medium to second medium.
तो ये सब क्वेश्चन जो आज हम लिए हैं वो एकदम बेसिक मॉडल का है, और ये क्वेश्चंस लेने का मेरा मकसद था कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और लिमिटेड टाइम 30 सेकेंड में करना है। तो हम जब भी मेंस का प्रॉब्लम देखेंगे तो उसमें 3 कैटेगरी का प्रॉब्लम रहेगा। एक, हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर प्रेडिक्ट कर लेंगे और वो नियरली हमारा 30 सेकेंड से लेके जो है पढ़ने का टाइम को अगर छोड़ देते हैं तो हमको उसको आंसर प्रेडिक्ट करने में 30 सेकेंड्स लग रहा है। दूसरा है 1 मिनट से लेके 1.5 मिनट लग रहा है। तो ये सब क्वेश्चन में हम टाइम सेव करके उन क्वेश्चंस में इन्वेस्ट करेंगे जो हम जानते हैं कि हम सर्टेनली आंसर बता सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उसको हम कैलकुलेट कर सकें। तो वो 4 से 5 मिनट भी लग सकता है। तो वो प्रॉब्लम से हमको आंसर निकालने के लिए हमको यहाँ पे इन सभी प्रॉब्लम्स में टाइम को सेव करना होगा। ओके, और टाइम को सेव करने के लिए क्या है कि फॉर्मूलाज और उसका कनेक्शंस को याद रखना पड़ेगा, और याद रखने के लिए राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, और आप लिख के बार बार प्रैक्टिस करेंगे, यूज करेंगे, तभी वो याद रहेगा। तो जैसे यहाँ पे क्रिटिकल एंगल निकालना है, ये मीडियम N1 है, ये N2 मीडियम है, तो क्रिटिकल एंगल का हमारा फॉर्मूला हो जाता है साइन इनवर्स 1 बाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अगर म्यू और एयर है, यहाँ पे 2 मीडियम N1 N2 है, तो हमारा जो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा सी साइन इनवर्स, फर्स्ट मीडियम जो रहेगा वो नीचे रहेगा और सेकेंड मीडियम जिसमें जा रहा है वो ऊपर रखेंगे, तो N2 बाई N1 लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग N2 N1 निकालेंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन बोथ मीडियम दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है N1 इज C बाई V1, N2 है C बाई V2। दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाई इन मीडियम इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। तो हमारा N2 बाई N1 यहाँ से कितना हो गया, N2 है C बाई V2, तो हमारा N2 जो है V2 इधर लिखेंगे V1, यानी कि साइन इनवर्स V1 बाई V2। अब ये वैल्यूज हमको दिया हुआ है 2.4 और यहाँ पे है 2.8 इंटू 10⁸, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे पॉइंट को इधर ले जाएंगे 24 बाई 28, 4 से कैंसिल होगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, और ये 7, साइन इनवर्स 6 बाई 7 हमारा करेक्ट ऑप्शन 3 है। ओके, सो ये पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हमको टाइम मैनेजमेंट मेंस एग्जाम में कैसे करना है। ओके, थैंक यू। Students, now let us start the discussion of few questions. Most of them are integer type chemistry paper today's mains exam first sitting. See, 25 milliliter of 0.1 m BaOH whole twice reacts completely with HCl. Find weight of HCl in milligrams. अब देखो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, BaOH whole twice और प्लस 2HCl फॉर्म्स BaCl2 प्लस 2H2O। अब मिलीमोल्स के टर्म्स में देखेंगे कि 1 मिलीमोल नीड्स 2 मिलीमोल्स। ठीक है, अब इसका है कितना, देयरफॉर 2.5 मिलीमोल्स नीड्स 2 इंटू 2.5 millimoles. This is equal to 5 millimoles. Therefore, mass of HCl required is equal to 5 into 36.5. So this is 182.5। अब देखो ये 182.5 डायरेक्ट मिलीग्राम में आया है। क्यों मिलीग्राम में आया बच्चों, क्योंकि हमने मिलीमोल्स में लिया है। ठीक है, अब इसके बाद अगर ये इंटीजर टाइप का है तो होल नंबर इंटीजर में आंसर हम 182 लिखेंगे। 183 भी लिख सकते हैं, 0.5 है, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन 0.5 तक को नेग्लेक्ट ही कर देंगे। सो करेक्ट आंसर इज 182। ये हमारा इंटीजर टाइप का ही क्वेश्चन आज मैंने टेकअप मेनली किया है। ठीक है बच्चों, सो कम टू द
नेक्स्ट, अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, 182 मिलीग्राम. गॉट इट. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो ये कह रहा है फॉर गिवन जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए बी गैस फॉर्मिंग ए गैस बी गैस द ग्राफ इज गिवन डिकम्पोजिशन ऑफ ए बी फाइंड हाफ लाइफ. अब देखो सबसे पहले के किसी रिएक्शन का किसी भी ऑर्डर का है, जब तक नहीं निकलेगा टी हाफ नहीं निकलेगा. तो जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या है कि dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू के AT टू द पावर 0. तो dx हम निकाल ले रहे हैं 0.6 माइनस 0.55 और डिवाइडेड बाई t कितना हो जा रहा है 100 इज इक्वल टू k. सो दिस इंप्लाइज 0.05 ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल्स टू 100k. सो k इज इक्वल्स टू 5 into 10 to the power minus 4 units. अब देखो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए बी नॉट अपॉन 2k. सो 0.6 डिवाइडेड बाई 2 into 5 into 10 to the power minus 4. So this is equal to 600 seconds. So this is equal to 60 minutes. टेन मिनट्स. 60 से डिवाइड कर दिया, आंसर हमारा 10 मिनट्स आ गया. इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो इन दिस 10 minutes. So correct answer is 10 minutes. Now let us move on to the next question. Question number 3. For the following change H2O liquid to H2O gas. अब देखो ये 500 डिग्री सेल्सियस है और ये 100 डिग्री सेल्सियस है. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. टेम्परेचर बढ़ाना है, क्या करना पड़ेगा, हीट देंगे. वी आर सप्लाइंग हीट Therefore Q पॉजिटिव. जब तक हीट नहीं देंगे टेम्परेचर हमारा राइज नहीं करेगा, 100 तक नहीं जाएगा, तो Q पॉजिटिव हो गया. अब देखो लिक्विड है और ये गैस बन रहा है, एक्सपेंशन. लिक्विड टू गैस इंप्लाइज एक्सपेंशन और एक्सपेंशन जैसे ही हुआ इंप्लाइज W नेगेटिव. Q पॉजिटिव W नेगेटिव. गॉट इट. अब इसके बाद टेम्परेचर बढ़ गया, गैसियस हो गया, तो डेल्टा U पॉजिटिव. देयरफॉर डेल्टा U इंप्लाइज पॉजिटिव. अब चेक करते हैं. Q पॉजिटिव मैचिंग, यहां से भी मैच कर रहा है, तो 1 या 3 हो सकता है. यहां देखो W पॉजिटिव है, ये W नेगेटिव है, मैचिंग. एंड डेल्टा U पॉजिटिव, मैचिंग. सो करेक्ट आंसर इज 3. सो लेट अस मार्क 3 एज करेक्ट आंसर. गॉट इट. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. For a given reaction Kp is equals to 9 atm NH3 गैस, हाफ N2 गैस, 3H2 गैस. अब देखो बच्चे इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा 7 अल्फा. ये भी हमारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है. क्या हो जाएगा, NH3 dissociates to form half N2 plus 3/2 H2. ये हमारा रिएक्शन दिया हुआ है. अब हमने क्या कह दिया, इनिशियल मोल्स, ये 1, ये 0, ये 0. इसका डिसोसिएशन अल्फा दिया हुआ है, तो डिसोसिएटेड कितना हो गया बच्चों, डिसोसिएटेड अल्फा ये माइनस हो गया. तो एट इक्विलिब्रियम
हमारे पास क्या बचा, ये 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा बाई 2 और ये 3/2 अल्फा। देखो यहां हमारा 1 मोल डिसोसिएट हो रहा है, आधा बन रहा है 3/2। इसका अल्फा डिसोसिएट किया तो अल्फा बाई 2, 3 अल्फा बाई 2, ठीक है ना। अब यहां से हम निकाल दे सकते हैं therefore total moles at equilibrium is equal to 1 minus alpha plus alpha by 2 plus 3/2 alpha. This is equal to 1 plus alpha. ये हमारा टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे आ गया। अब सारे का पार्शियल प्रेशर निकाल देते हैं। देखो therefore PNH3 is equals to 1 minus alpha divided by 1 plus alpha PT. PN2 is equals to alpha by 2 1 plus alpha PT. PH2 is equals to 3/2 अल्फा 1 प्लस अल्फा PT. ये हमारा डिफरेंट गैसेज जो इक्विलिब्रियम पे है उसका पार्शियल प्रेशर निकल गया। गॉट इट। अब इसके रेस्पेक्ट में हम कर देते हैं Kp, तो Kp इज इक्वल्स टू Pn2 होल टू द पावर हाफ इंटू PH2 होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई PNH3। ये हमको लगाना है, इसको सॉल्व करना है, इसके बेसिस पे आंसर। सो दिस इज इक्वल टू Pn अल्फा बाई 2 1 प्लस अल्फा PT, इसका पावर 1/2 करना है, और इंटू 3/2 1 प्लस अल्फा PT होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा PT। सीधा सीधा। अब देखो ये हमारा आ रहा है 9 इज इक्वल्स टू अल्फा बाई 2 का स्क्वायर कर दिया हमने, और ये PT का स्क्वायर आ गया, और इंटू 3/2 का 3/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा PT। ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। सो अगर PT का वैल्यू डालेंगे तो 9 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाई 4 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, सो 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू alpha square. So this implies 4 is equals to 5 alpha square. Therefore, alpha square is equal to 4/5. So this is equal to 0.8. अब हमारा ये अल्फा स्क्वायर निकल गया। अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाल लिया, और देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 अल्फा स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। तो 7 अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 0.8, दिस इज 5.6। अब ये होल नंबर इंटीजर वैल्यू का अगर क्वेश्चन है तो इसको आप 6 ले लेंगे आंसर। सो ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए ऐसा वैल्यू पूछ रहा है। Now let us come to the next question. Question number 5. Choose the correct graph for mixture of volatile liquid CS2 and acetone.
I think all of you must be familiar. CS2 is non-polar liquid. जैसे हमारा बेंजीन है और उसको वाटर में मिक्स किया, वाटर हमारा पोलर है, जैसे यहां एसीटोन। अब यही सब चीज मैटर करती है बच्चों। ये हमारा पोलर और ये हमारा नॉन पोलर। जब कभी भी पोलर और नॉन पोलर को मिक्स करेंगे, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा विच शोज पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन वो हमारा ग्राफ होता है जिसमें कि एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर जो है मोर देन द एक्चुअल है। तो मोर देन एक्चुअल वाला हमारा थर्ड में दिख रहा है। ये नेगेटिव डेविएशन, ये पॉजिटिव डेविएशन, ये आइडियल दोनों है, दोनों आइडियल सॉल्यूशन है 1 and 2। तो 1 2 आंसर नहीं होएगा, 4 भी नहीं होगा चूंकि नेगेटिव है। सो करेक्ट आंसर इज 3। सो लेट अस मार्क 3 एज करेक्ट आंसर। देखो बच्चों, सीधा सीधा जानेंगे, पोलर प्लस नॉन पोलर implies positive deviation, and according to this graph 3 is correct answer. Got it? हेलो बच्चों, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जेई का, जो इस साल पूछा है 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का है। तो इस क्वेश्चन में देखो आप, x की पावर 4 dy प्लस 4x³ dy प्लस 2 sin x dx इक्वल टू 0, f ऑफ पाई बाई 2 0 दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ पाई रेज टू द पावर 4 f ऑफ पाई बाई 3 पूछ रहा है, वेयर y इक्वल टू fx। कौन सा ऑप्शन होगा? अगर आप देखो तो इस वाले को एल्जेब्रा x के पावर 4 dy एंड 4x³ dx को एक साथ रखा और 2 sin x dx को मैंने उधर भेज दिया। तो आप देखो, इसको देखने से कुछ लग रहा है हम लोगों को कि x के पावर 4 का डेरिवेटिव है ना, क्या रहा होगा जब y बाहर आएगा, और जब y का डेरिवेटिव करेंगे तो x के पावर 4 आएगा। तो ऑब्वियस है कि ये आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट में बताया जाता है, और इसका तो इंटीग्रेशन सिंपल है, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इसका डेरिवेटिव यही मिलेगा। तो आप है ना, दोनों इस जब सामने आएंगे ना, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव तक खत्म होते हैं, और यहाँ से आप x के पावर 4 ये आपने तुरंत सॉल्यूशन निकाल लिया। नाउ अगर हम बात करें c को कैसे पता करें, तो c को फाइंड आउट करने के लिए इन्फॉर्मेशन दे रखा है पाई बाई 2, तो पुट कर लेंगे हम लोग पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 पर ये क्या होगा 0, ये भी क्या देगा f ऑफ पाई बाई 2 0 दे रखा है, तो ये पूरा क्वांटिटी 0 और c की वैल्यू 0 हो गया। अब मेरे पास सिर्फ ये फंक्शन रह जाएगा c 0 होने पर, और मुझे पूछा क्या है, तो पाई बाई 3 के अंदर ऐसा कुछ पूछ रहा है। तो ऑब्वियस है कि जो एक्सप्रेशन है पाई बाई 3 पुट करना है, पाई बाई 3 पर ये कॉस क्या दे देगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा है ना, तो 1 रहेगा। 3 के पावर 4 क्या होगा 81, पाई के पावर 4 एफ ऑफ पाई बाई 3 पूछा है, तो बहुत ही सिंपल कैटेगरी का ये क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन पर मूव करें तो द वैल्यू ऑफ, ये कह रहा है कि पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 24 से 5 पाई बाई 24 तक 1/1 प्लस अंडर रूट ऑफ 10 2x dx। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें हम लोग किंग प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना, a से लेकर b एफ एक्स डी एक्स, ए से लेकर b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लगाते हैं। अगर ये हमने इसमें लगा दिया फॉर्मूला, तो आप देखो दोनों को ऐड करो तो 6 पाई बाई 24 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू पाई बाई क्या रहेगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा। और क्योंकि 2 मल्टीप्लाई था तो 2 बाहर ही रहेगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा ना तो पाई बाई 2 माइनस 2x हो जाएगा, और 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। अब इसको अगर हम एलसीएम लेंगे ना तो यहाँ पर 10 में रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, और दोनों अगर मैं ऐड करूँगा इक्वेशन 1 and 2 तो कैंसिल हो जाएगा। एक 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 10 2x ऊपर भी रहेगा और नीचे भी रहेगा, कैंसिल होने पर क्या रहेगा 1। dx का इंटीग्रेशन x, अपर माइनस लोअर करेंगे पाई बाई 6 आएगा, हमें क्योंकि ऐड करने से 2i आ चुका है तो i का जो वैल्यू होगा वो पाई बाई 12 हो जाएगा। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये भी इजी कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट बायनोमियल से क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 100c 50 बाई 51, 100c 51 बाई 52 एंड 100c 100 बाई 101। अगर इस पैटर्न को आप ध्यान से देखो तो अगर ये NCR है ऐसा अगर देखेंगे तो इससे एक ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि NCR और R+1 और N की वैल्यू क्या है 100, तो 100CR बाई R+1, R की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 50 से लेकर कहाँ तक 100 तक। अब ऐसे क्वेश्चंस को जब नीचे वैल्यू ज़्यादा होता है उस केस में हम लोग क्या करते हैं,
इससे एक ज़्यादा वाला वैल्यू को पकड़ते हैं, तो 101 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल होकर वहीं रहेगा। ये पता है, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं NCR इक्वल टू N डिवाइडेड बाई R N-1C R-1। ये फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ पर लगा दें तो उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसे रहेगा तो ऐसे लिख पाएंगे, ऐसे रहेगा तो ऐसे लिख पाएंगे। तो हमने इस वाले को ऐसे लिखा इस फॉर्मेट में, तो 101C R+1 हो गया। अब ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ना, पुट करना वैल्यू शुरू करेंगे तो 101C 51, 101C 52 एंड 101C 101 आएगा। अगर ये आप ध्यान से देखो 101C 0 से स्टार्ट होता ना तो 2 के पावर 101 होता, 2 के पावर 101 होता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हाफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऐड हो रहा है तो हाफ हो जाता है, यानी कि 2 के पावर n-1 आता है फॉर्मूला 2 के पावर n की जगह पर। तो n के जगह पर क्या है ये दिख रहा है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा आपके पास 2 के पावर 100, एक कम हो जाएगा, 2 के पावर 101/2 कट करके वही आएगा। सो दिस इज द आंसर। और ये भी ऑप्शन में दे रखा है, पहला ही ऑप्शन है, आप देखो तो है ना, फर्स्ट ही ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व sin x cos x, x की वैल्यू 0 से लेकर 3π/2 तक है विथ x एक्सिस। तो हम लोग क्या करेंगे, cos x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 3π/2 तक पूछा है विथ x एक्सिस, तो क्या करना है, 0 से लेकर के π/4 तक, क्योंकि मैक्सिमम ये आ रहा है तो ये नहीं ले पाएंगे आप। फिर π/4 से साइन ऊपर जा रहा है तो ये नहीं आप ले पाओगे। फिर साइन ही रह रहा है 5π, ये ग्राफ नहीं ले पाएंगे, ये लेना पड़ेगा। और इसके बाद में कॉस इधर साइन इधर आ रहा है तो कॉस वाला लेना पड़ेगा, यानी कि ये नहीं ले पाएंगे। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट है, तो 0 से लेकर कहाँ तक, π/4 cos x dx। फिर π/4 से पाई तक किसका ग्राफ का पार्ट ले रहे हैं हम लोग, sin x का, π/4 से लेकर पाई तक। और क्योंकि अबव द एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव होता है और बिलो द एक्स एक्सिस रहता है तो नेगेटिव होता है। तो पाई से लेकर के 5π/4 तक में किसका ग्राफ लेना है, sin x का, लेकिन किस साइन के साथ लेना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि बिलो द एक्स एक्सिस से एरिया विल बी नेगेटिव। उसके बाद 5π/4 से लेकर 3π/2 तक अगेन हम लोग इस पार्ट को लेंगे, इस cos x का ग्राफ था, ये भी नेगेटिव के साइन के साथ। तो आप इसका तो सिंपल से इंटीग्रेशन होता है, अपर लोअर लिमिट लगा दिया, sin x का π/4 से ये देखो अपर π/4 पर 1/2, 0 पर 0 देगा। ये माइनस अगर चाहें तो आप बाहर कर सकते हो, अदरवाइज cos π -1 होता है तो माइनस माइनस +1 दे देगा, और माइनस ऑलरेडी माइनस के साथ लगेगा तो ये भी 1/√2 देगा cos π/4। cos x 5π/4 है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो ये माइनस का 1/√2 देगा, और cos π -1 देगा, लेकिन माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, 3π/2 पर -1 आता है, 5π/4 पर फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, 1/√2 आएगा साइन। अब देखो आप +1 +1 +1 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, ये एक नेगेटिव का, ये भी नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का, तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है ना, लेकिन आप देखो इसमें एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ना, बस ये डेटा थोड़ा चेंज है, अपने ऑलरेडी बुकलेट्स में दिया हुआ है। और इसमें क्या करना है, द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स दैट है ना विद और विदाउट मीनिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड है ना, PQR SSS है, TTUVV है ना। कह रहा है कि हमें 4 लेटर इसमें से सेलेक्ट करना है। अगर मैं डायरेक्टली सिलेक्ट करूंगा ना तो कुछ केसेस ओवरलैप होने का चांस रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग देखेंगे कि P कितनी बार आया है 1, Q लेटर कितनी बार आया है 1, R भी कितनी बार आया है 1, S कितनी बार आया 3, T कितनी बार आया है 2, U कितनी बार आया 1 और V कितनी बार आया 2। तो हम लोग ऐसे सोचेंगे कि केसेस क्या हो सकता है कि अगर हमने 4 लेटर सेलेक्ट किया ना और वो चारों की चारों लेटर डिफरेंट है, तो मैं सोचूंगा कि मैं एक इन्वॉल्व रखूंगा या एक बॉक्स रखूंगा, और उस बॉक्स में एक लेटर P का, एक लेटर Q का, एक लेटर R का, एक लेटर S का, एक लेटर T का, एक लेटर U का और एक लेटर V का उस बॉक्स में पुटअप करेंगे, और उसमें से एक स्लिप बना दिया सभी का एक एक लेटर का। तो कितना बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, और उस 7 में से एक 4 लेटर स्लिप को मैं सेलेक्ट करूंगा। तो क्या हो सकता है मेथड, NCR होता है R लेने का N में से, तो यहाँ से 7C4 हो जाएगा, लेकिन हमको उसको सिर्फ सेलेक्ट नहीं करना है, उसको अरेंजमेंट भी करना है, तो 4 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट होगा। मुझे पता है कि सारे के सारे जो भी 4 आएगा ना, आपने एक एक स्लिप डाला है तो बॉक्स में से जब भी सिलेक्ट करेंगे ना तो वो सारे अलग ही होंगे। तो इसका मतलब
कि इसका है ना सॉल्व कर देंगे, एनसीआर का पता है फॉर्मूला 840 आ रहा है। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो आपने 4 लेटर सेलेक्ट किया ना, उसमें 2 सेम हो सकता है, 2 सेम हो सकता है, 2 लेटर सेम टाइप का, 2 लेटर सेम टाइप का। तो 2 सेम अगर हो गया ना, तो कहाँ से आ सकता है? ये तो एक ही लेटर है, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो यहाँ से तो नहीं आ पाएगा। जहाँ लेटर ही अवेलेबल एक है, उसमें से 2 मैं कैसे सिलेक्ट कर पाऊंगा? तो 2 कहाँ से आएगा? तो मैं वापस एक अलग बॉक्स में 2 स्लिप डालूंगा एस का, 2 स्लिप डालूंगा टी का, 2 स्लिप डालूंगा वी का, तो 3 डिफरेंट स्लिप्स डालूंगा 2-2 करके, और वो दोनों स्लिप्स को ना एक इन्वॉल्व में करके इन्वॉल्व को डालेंगे और उसमें से एक इन्वॉल्व सेलेक्ट करेंगे। कैसा? तो 2 सेम होना चाहिए। तो 2 सेम होने का मतलब कि 3 जो इन्वॉल्व है उसमें से 2 इन्वॉल्व सेलेक्ट करेंगे। तो कैसे? 3-3-2 मेथड से। अब मुझे पता हुआ कि 2 इन्वॉल्व हमने सेलेक्ट किया है, बट लेटर तो 4 आया है, तो 4 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट होगा। फिर याद आया कि 2 सेम है, तो इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, आपको 18 आंसर दिखेगा। अगला केस क्या हो सकता है कि जो भी 4 लेटर आएगा ना, उसमें 3 लेटर सेम होगा, 1 लेटर डिस्टिंक्ट होगा, ऐसा हो सकता है। अब इसमें से ध्यान से देखो, क्या यहाँ से 3 लेटर सेम आ सकता है? नो। यहाँ से नो, यहाँ से नो, यहाँ से नो, यहाँ से नहीं। सिर्फ एक ही केस है जहाँ से तीनों लेटर सेम हो सकता है। इसका मतलब कि मैं एक इन्वॉल्व बनाऊंगा, उस इन्वॉल्व में 3s डालूंगा, उस इन्वॉल्व को वापस सेलेक्ट करूंगा 1c1। अगर मैं बात करूं, ये तो सेलेक्ट हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस 6 में से वापस मैं एक लेटर सेलेक्ट करूंगा 6c1 मेथड से। अब मुझे पता चला कि 4 लेटर सेलेक्ट हुआ है। एक्चुअली ये इन्वॉल्व का सिलेक्शन है। लेटर लेकर कितना आया है? 3। तो 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल जो सेम वाला है ना, उसे अरेंज कर देंगे। सो दिस विल बी 24। ये केस होंगे। और एक केस बनेगा क्या? 2 सेम और 2 डिस्टिंक्ट। 2 सेम कहाँ से आ सकता है? 1 2 3, 2 इन्वॉल्व, एक इन्वॉल्व में 2 लेटर एस का, 2 लेटर टी का, 2 लेटर वी का, 3 इन्वॉल्व बनाऊंगा, 2 लेटर डालूंगा, और उस इन्वॉल्व में से कितना इन्वॉल्व को सिलेक्ट करेंगे? 2 लेटर सेम होना चाहिए, तो एक इन्वॉल्व को सिलेक्ट करेंगे। तो 3 इन्वॉल्व में से एक इन्वॉल्व को सिलेक्ट करने का मेथड 3c1, और बाकी वापस में अलग, क्योंकि ये तो सिलेक्ट हो गया, और जो सिलेक्ट नहीं हुआ उसका मैं एक एक लेटर अलग 6 बचेगा ना। सपोज कर लिया हमने ये वाला सिलेक्ट हो गया 2, तो एक एक लेटर यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, ऐसे करके एक लेटर में 6 वापस रखूंगा, उसमें से एक सिलेक्ट करूंगा, कितना? 2, क्योंकि अपने क्या बोला? 2 डिस्टिंक्ट। तो 6 में से 2 डिस्टिंक्ट सेलेक्ट होगा। टोटल कितना आ गया है? 4, लेकिन मुझे पता है कि ये इन्वॉल्व है, तो 2 लेटर सेम लेकर आया, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आपका 540 आएगा। टोटल केसेस जोड़ देंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 540। और चारों केस, अब कोई दूसरा केस नहीं हो सकता है। किसी बच्चे ने कहा सर 4 लेटर सेम हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। कहीं ऐसा लेटर है क्या जिसमें 4 लेटर सेम है? तो बस यही लास्ट केसेस बनेंगे। अगर यही लेटर सारा का सारा डिस्टिंक्ट होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सारे के सारे डिस्टिंक्ट होता, तो आंसर क्या होता? 11c4 इंटू फैक्टोरियल 4। लेकिन यहाँ पर सेम नहीं होने की वजह से ये केसेस हम लोगों को बनाना पड़ता है। ऑलरेडी श्रद्धा के मटेरियल में ऐसे क्वेश्चंस हैं, और जो भी बच्चे ये सॉल्व किए होंगे 100% वो क्वेश्चंस करके आए होंगे। ओके, थैंक यू।